चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास केमिस्ट्री। ओके, तो विलियन का सेकेंड पार्ट हमने कहा था कि विलियन का जो है सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए, विलियन का दूसरा पार्ट है। तो आज से राउल्स लॉ वगैरह आना है, तो हेडिंग डालिए वाष्प दाब। इंग्लिश, हिंदी में इसको इंग्लिश में वेपर प्रेशर बोलते हैं, वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब। देखिए क्या होता है, आपको पता होना चाहिए वेपोराइजेशन यानी वाष्पन हर तापमान पे होता है। भाप बनने की क्रिया हर तापमान पे हुआ करती है। तो कोई आपके पास मान लो कोई पतीली है, गंजी है, उसके अंदर कोई द्रव भरा हुआ है, लिक्विड, कोई लिक्विड क्या है भरा हुआ है। समझ में आया? कोई लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भाप बनती है, बोलो हाँ, भाप बनती है। और भाप बनने के बाद ये द्रव की जो मुक्त सतह होती है, मुक्त सतह पर कुछ दाब डालती है। क्या डालती है? दाब डालती है। इस दाब को अपन बोलते हैं वाष्प दाब। क्या बोलते हैं ये? अब ये सीधी बात है भैया, अगर वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, और वाष्प अगर कम बनेगी तो वाष्प दाब कम होगा। समझ में आया? वाष्प अगर ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, और वाष्प अगर कम बनेगी तो वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। वाष्प दाब ज्यादा कब बनेगी? जब कोई जल्दी जल्दी भाप बनेगा। वाष्प दाब ज्यादा कब बनेगी? जब कोई जल्दी जल्दी भाप बनेगा। जल्दी जल्दी भाप कौन बनेगा? जिसका क्वथनांक कम होगा। जिसका क्वथनांक क्या होगा? कम। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल की भाप ज्यादा बनती है क्योंकि अल्कोहल का क्वथनांक कम है। अल्कोहल जल्दी उबल जाता है 70 डिग्री के आसपास। समझ में आया? मगर पानी का क्वथनांक 100 है तो पानी की भाप कम कम बनेगी, मगर अल्कोहल की भाप ज्यादा बनेगी। समझ में आया? तो जिसका क्वथनांक कम होगा उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, और जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब। बोलो, ये लाइन समझ में आई? तो भैया वाष्प दाब की डेफिनेशन नोट्स से लिखिएगा, आप केवल समझिए। डेफिनेशन क्या कहती है वाष्प दाब की? एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प अणुओं के द्वारा द्रव की मुक्त सतह पर लगने वाला दबाव वाष्प दाब कहलाता है। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर निश्चित है। क्यों? टेम्परेचर अगर अनिश्चित कर दोगे, तापमान बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाओगे तो जल्दी जल्दी भाप बनेगी, तो तापमान के बदलने से वाष्प दाब भी बदलेगा। फिर आप वाष्प दाब को परिभाषित नहीं कर सकते हो, इसलिए ताप को निश्चित कर दो। तो निश्चित ताप पर किसी द्रव की मुक्त सतह पर बनने वाली वाष्प के द्वारा जो दबाव डाला जाता है, जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा, है ना, द्रव के पृष्ठ पर लगने वाला दबाव वाष्प दाब कहलाता है। कम क्वथनांक वाले द्रव का वाष्प दाब क्या होता है? अधिक, और अधिक क्वथनांक वाले का कम। बोलो, इतना क्लियर कि नहीं? आ गया समझ में ना? चलिए, अब वाष्प दाब है, वाष्प दाब की बात हो गई बेटा। अब हम इसमें दो प्रकार के अशुद्धि मिला सकते हैं। ये मान लो प्योर है, क्या है बेटा? प्योर। तो प्योर विलायक है। ये क्या है ये बेटा? विलायक। जल विलायक होता है ना, तो जल विलायक होता है। तो प्योर विलायक के वाष्प दाब को बोलते हैं P0A। क्या बोलते हैं? A का मतलब तो विलायक था, अपन ने पढ़ लिया था, और P मतलब शुद्ध, शुद्ध विलायक मतलब P0A। बोलो, आ गया समझ में ना? अब इसमें तुमने कुछ मिलाया, इसमें तुमने क्या करा? कुछ मिलाया। क्या मिला सकते हो? किसको मिलाओगे? अशुद्धि मिलाने को बोलते हैं विलेय। क्या मिलाओगे? विलेय। भैया विलायक में विलेय ही तो मिलाओगे, तभी तो विलयन बनेगा। तो आपने विलेय मिलाया। अब विलेय दो प्रकार के हो सकते हैं। एक विलेय ऐसे जो खुद में भाप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? खुद में भाप। जैसे पानी में अल्कोहल मिलाई। बोलो हाँ, पानी में क्या मिलाई? अल्कोहल। तो पानी की भी भाप बनती है और अल्कोहल की भी भाप बनती है। समझ गए ना? तो ऐसे भाप, ऐसे विलेय जिनके भाप बन जाते हैं, जिनका वाष्पीकरण हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वाष्पशील विलेय। क्या बोलते हैं? तो भैया इसको मिलाने के बाद ये बनेगा आपका, इसको वाष्पशील विलेय। विलेय ये आपने मिला दिया, ये आपने मिला दिया। तो वाष्पशील विलेय मिलाने से वाष्प दाब परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। पहले शुद्ध वाष्प दाब था, कितना था शुद्ध वाष्प दाब? P0A। बोलो हाँ। अब आपने विलेय मिला दिया, विलेय का नाम क्या होता है? B। क्या होता है नाम? B। आपने विलेय मिला दिया, ये मान लो विलेय इतना सारा आ गया यहाँ पे, तो वाष्प दाब जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो अब जो नया वाष्प दाब होगा विलयन का, ये क्या था? पहले, पहले मतलब शुद्ध में,
पहले मतलब शुद्ध में, और नया वाष्प दाब जो होगा वो कहलाएगा Pa। क्या कहलाएगा? Pa। कब? विलयन का। किसका? विलयन का। मतलब जब आप विलय मिला चुके हो तब आपका कहलाएगा वाष्प दाब। तो बताओ वाष्प दाब समान रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा, है ना। वाष्प दाब कैसा रहेगा? अलग अलग रहेगा। अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा, ये भी आपको बता देते हैं कि वाष्प दाब कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, मगर अलग अलग वाष्प दाब रहेगा। ये हो गया विलेय। तो दो तरीके की अशुद्धि मिला सकते हो आप, एक वाष्पशील अशुद्धि और दूसरा अवाष्पशील। कैसी अशुद्धि? अवाष्पशील मतलब जिसका वाष्पन ना हो, जो भाप ना बने। एग्जाम्पल नमक। क्या मिला दिया आपने? नमक। पानी को गर्म किया, उबाला तो पानी तो उड़ गया, मगर नमक तल्ले में बच के रह गया इतना, हाँ या ना। नमक की भाप नहीं बनेगी, नमक वैसे का वैसे आपको मिल जाएगा। तो ऐसी अशुद्धि जो होती है वो दूसरी वाली अशुद्धि क्या कहलाती है? अवाष्प। हाँ बिल्कुल उतना ही बचा मिलेगा, बिल्कुल नहीं उड़ता। समझ गए ना? प्योरली अवाष्पशील है। समझ में आया बेटा? तो अब हमको पढ़ने वाला है, अब हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम। ये जानकारी थी राउल्ट के नियम के पहले। तो आपने देखा कि वाष्पशील अशुद्धि मिलाने पर जो विलयन का नया वाष्प दाब है कितना हो गया? Pa। क्या हो गया? Pa। और अवाष्पशील अशुद्धि मिलाने पर जो विलयन का नया वाष्प दाब है उसको मान लो P डैश। क्या मान लो? तो Pa मतलब कौन सा? Pa मतलब विलयन का वाष्प दाब जब आपने वाष्पशील अशुद्धि मिलाई है, और P डैश मतलब विलयन का वाष्प दाब जब आपने अवाष्पशील मतलब भाप ना बनने वाली अशुद्धियां मिलाई हैं। कहो इतना क्लियर है? तो राउल्ट के नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले ये डायग्राम बना लो जल्दी से, क्योंकि ये डायग्राम आपके काम का है, समझा रहा है आपको कैसी अशुद्धि मिलाई है। हाँ शक्कर अवाष्पशील है बेटा, भाप नहीं बनती शक्कर की। कुछ नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगी। अरे भैया नहीं बनेगी भाप ना। ठीक है? तो हेडिंग है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम को हम दो चीज़ों के लिए पढ़ेंगे, एक बार वाष्पशील के लिए, एक बार अवाष्पशील के लिए। तो पहले हम पढ़ रहे हैं वाष्पशील विलय या वाष्पशील अशुद्धि के लिए राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम का स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है? लिखिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम कहलाता है विलयन के किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, विलयन के किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब। तो ये विलायक था, और विलायक में आपने ये डाला मिलाया है क्या? वाष्पशील अवयव। ये मिलाया है, ये वाष्पशील अवयव है, मतलब ये भी बनेगा, ये भी भाप बनेगा। तो इसके वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब कितना है? P। कितना है? P। शुद्ध विलयन का कितना है? P0। कितना है? P0। शुद्ध विलयन का P0 था, और इसको मिलाने के बाद इसका क्या बने? इसका कितना है? P है ना। विलयन के किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, हाँ ये राउल्ट का नियम है। विलयन के किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उस अवयव के, विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। हाँ तो जैसे समझो, मान लो आपने जो ये वाष्पशील विलेय मिलाया है इसके मोल प्रभाज XB हैं। कितने हैं? XB बताया था ना मैंने, मोल प्रभाज, मोल बटे जितने बाकी टोटल मोल है वो। तो मान लो इसके मोल प्रभाज XB हैं,
तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है कि इस वाष्पशील विलेय का आंशिक दाब को किससे दिखाते हैं? P से। P प्रोपोर्शनल टू X, P प्रोपोर्शनल टू X, जहाँ पे X मोल प्रभाज है, समानुपात हटाइए, एक कांस्टेंट आएगा, ये कहलाएगा P नॉट इंटू एक्स। यहाँ पे P नॉट एक नियतांक है और P नॉट को बोलते हैं विलयन के अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ये जो मैंने बताया था, विलयन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो यहाँ पे P नॉट क्या कहलाता है? P नॉट कहलाता है विलयन के अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। बस, तो ये होता है राउल्ट का नियम, यही आपका राउल्ट का नियम कहलाता है, ठीक है ना? ये आपका राउल्ट का नियम कहलाता है। P इज इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में पढ़ते हैं, इसको स्पष्टीकरण। अब इसको थोड़ा, अभी ये तो स्टेटमेंट था, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई विलयन है और इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है A और एक क्या है? B। पानी और एल्कोहल दोनों कैसे हैं? वाष्पशील हैं। दोनों कैसे हैं? वाष्पशील हैं, ठीक ना? दोनों वाष्पशील हैं। अगर मैं A के मोल प्रभाज की बात करूं तो A का मोल प्रभाज कितना है? Xa। अगर मैं B के मोल प्रभाज की बात करूं तो B का मोल प्रभाज कितना है? Xb। तो क्या लिखेंगे? माना विलयन में दो वाष्पशील अवयव दो हैं, Xa और Xb, ठीक ना? Xa और Xb वाष्पशील अवयव हैं, उनमें उनके आंशिक दाब, अब Xa वाले का आंशिक दाब कितना होगा बेटा? Pa, और Xb वाले का आंशिक दाब कितना होगा? Pb। उनमें इनके आंशिक दाब Pa और Pb हैं और इनके मूल प्रभाज Xa और Xb हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट का नियम क्या कहेगा? Pa आंशिक दाब A के अवयव का प्रोपोर्शनल टू A का मोल प्रभाज Pa बराबर कितना? Xa। Pa समानुपाते Xa तथा Pb मतलब B के अवयव का मोल प्रभाज समानुपाते कितना? Xb। Pb समानुपाते Xb, तो Pa इज इक्वल टू P नॉट A इंटू कितना? Xa। P नॉट A इंटू Xa, और Pb बराबर P नॉट B इंटू कितना बेटा? Xb। समझ में आया? P नॉट B इंटू Xb। क्लियर हो गया? लिखिए यहाँ पे, ये हो गया, इसको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर P नॉट A तथा P नॉट B क्या है? ये शुद्ध अवस्था में द्रव अवयव A तथा B के वाष्प दाब हैं। यहाँ P नॉट A और P नॉट B क्या है? शुद्ध अवस्था में द्रव अवयव A तथा B के क्या हैं? वाष्प दाब। क्या है ये? वाष्प दाब, ठीक है ना? तो P नॉट A और P नॉट B जो है शुद्ध अवस्था में A तथा B के वाष्प दाब हैं। तो P टोटल कुल P बराबर P नॉट PA प्लस PB। वैल्यू पुट कर दो। PA की वैल्यू क्या है? P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये निकल गया कुल वाष्प दाब। नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए प्लीज। P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। बोलो क्लियर अच्छे से? कुछ पूछना तो नहीं है ना? तो विलयन के दो अवयव थे A और B, तो A अवयव का वाष्प दाब बराबर P नॉट A इंटू Xa, शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब गुणे मोल प्रभाज, और B का P नॉट B इंटू XB जोड़ दिया, तो कुल वाष्प दाब P बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB।
इफ का मतलब यदि होता है। लिख लिए? कल फिजिक्स का वर्क याद से करके लेके आइएगा, नहीं क्लास में खाली बैठे रहोगे, ठीक है ना? करके लेके आना तो मन लगेगा क्लास में। अच्छा, अभी छुट्टियां चल रही हैं, जितना सदुपयोग कर सकते हो कर लो। क्लास लगने के बाद इतना वक्त नहीं मिलेगा ना, इतनी ऊर्जा रहेगी, भागम भाग चलेगी फिर तो। रफ कर दें इसको भैया। देखिए अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। राउल्ट के नियम का ग्राफ बना देते हैं। देखिए राउल्ट के नियम का ग्राफ, हाँ राउल्ट के नियम का हम ग्राफ देखें बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अपने पास जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी कुल कितना होता है 1। अगर एक्स ए बराबर 1 मतलब अवयव ए के अगर एक प्रभाज हैं तो बी के कितने होंगे 0, क्योंकि दोनों को योग होकर 1 देना है तो 0। तो इस समय शुद्ध वाष्प दाब किसका निकलेगा? ए का, क्योंकि बी है ही नहीं है। बोलो हाँ। अब जिस समय बी 1 है मतलब उस समय ए कितना, तो उस समय किसका वाष्प दाब निकलेगा? शुद्ध बी का, है ना? अब इस ग्राफ में बनाते हैं, देखो यहाँ ये ग्राफ बनाते हैं। ये बेटा एक्स का स्केल है और ये पी का स्केल है, वाष्प दाब का है, ये पी का स्केल है। देखो पहले यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स ए बराबर 1। अगर एक्स ए बराबर 1 है, एक्स ए बराबर क्या है? 1 है, तो एक्स बी बराबर कितना होगा? और एक्स ए बराबर 1 में वाष्प दाब शुद्ध निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो, ए का वाष्प दाब शुद्ध वाला ही तो होगा ना, अधिकतम। क्या होगा? अधिकतम वाष्प दाब। समझ में आया कि नहीं आया? अधिकतम वाष्प दाब होगा। अब देखो भैया, अब क्या है? अधिकतम वाष्प दाब है। अब जैसे जैसे आप अशुद्धि बढ़ाते जाओगे, बी के अवयव बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप बी के अवयव बढ़ाते जाओगे तो ए का वाष्प दाब घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। जैसे देखो क्या होता है कि आपने यहाँ पे पानी है, ए शुद्ध है तो भाप ज़्यादा बन रही थी, बोलो हाँ। आपने कुछ ला करके डाल दिया निश्चित ताप पे, बोलो हाँ। तो क्या अब ये जो है, अब ये भी वाष्पीकृत होगा, बोलो हाँ। तो ये अपनी जगह लेना चाहेगा। तो पहले केवल पानी की भाप थी, अब ये अपनी भाप लेगा तो इसका लेवल क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। सामने वाले की भाप भी बन रही ना, तो उसका तो पर्टिकुलर घट गया कि नहीं घट गया? बताओ, हाँ या ना? वैसे भी आपने देखा होगा कि आप यदि मान लो कि कुछ आपके घर में उबल रहा है और आप ऊपर से लाके उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, तो थोड़े समय के लिए वो जो उबलना होता है क्या हो जाए? रुक जाता है। रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है? मतलब वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। तो जैसे आप एक्स ए है, अगर आप एक्स बी बढ़ाओगे तो बोलो वाष्प दाब कम की तरफ जाएगा कि बढ़े की तरफ जाएगा? कम। तो मतलब वाष्प दाब जो है नीचे की तरफ ले जाओ, ऐसा कुछ थोड़ा सरल रेखा टाइप में ले जाना बच्चों, इस सरल रेखा में जाता है ये। तो ये मान लो आ गया यहाँ पे एक्स बी, तो यहाँ पे एक्स बी बराबर 1 है और एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा? 0। मतलब कम होते 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 यहाँ पे वाष्प दाब 0 हो गया, क्योंकि एक्स बी कितना हो गया? 1 और एक्स ए कितना हो गया? मतलब ए के मोल प्रभाज बचे ही नहीं, पूरे पूरे किसके बचे? बी के। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये यहाँ से कम हो गया। अब दूसरा देखो भैया, ये हो गया अपने पास में। अब यदि हम बात करते हैं बी की, यहाँ पे देखिए हाँ, जिस समय एक्स बी 1 है तो यहां पर इसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा, बोलो पी नॉट बी होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? अगर हम पी बी, अभी एक्स बी 1 है, एक्स से 0 है, अगर हम एक्स बी को कम करें इधर की तरफ तो यहाँ पे एक्स बी क्या आ रहा है? 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस तरफ जाने पर जो एक्स बी का वाष्प दाब है पी नॉट बी, वो कम होगा कि बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा बेटा? कम नहीं होगा पीछे आने पर। पीछे आने पर एक्स बी कितना है और एक्स ए कितना है? मतलब पूरे पूरे मोल किसके बचे? एक्स ए के। इसका प्रभास तो खत्म हो गया ना, हाँ या ना? तो ये क्या होगा इधर आने पर? बोलो कम होगा, होगा ना? तो ये ग्राफ बन गया। इसको थोड़ा सा डार्क कर लो, हल्का सा। तो ये ग्राफ कहलाता है
और ये जोड़ दो इसको, ये PA है ये PB है, दोनों को मिला दो और यहां पर कंडीशन क्या बनती है, PA प्लस PB बराबर कितना 1। नोट कर लीजिए, है ना। ये शुद्ध वाष्प दाब थे और ये किसका ग्राफ चल रहा है बेटा, देखो ये A का है, तो मैं क्या लिखूंगा, PA बराबर P नॉट A इंटू XA, और ये किसकी कंडीशन है, B की, तो मैं क्या लिखूंगा, PB बराबर P नॉट B इंटू XB। दोनों के ग्राफ मैंने लिख दिए हैं। और ये बना लीजिए, ये है आपका मूल प्रभाज वर्सेस वाष्प दाब। इस दिशा में मूल प्रभाज हैं, वर्सेस यानी विरुद्ध, वाष्प दाब यहां पे है वाष्प दाब। तो मूल प्रभाज विरुद्ध वाष्प दाब का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। मूल प्रभाज विरुद्ध वाष्प दाब का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, अच्छे से लिख लीजिएगा। इस ग्राफ के ऊपर जो इधर से इधर गया है, देखिए यहां से यहां जो गया है वो PB का है, और उधर से जो इधर आया है ये किसका है, PA का है। तो आप देख रहे हैं आपको वाष्प दाब में कमी समझ में आ रही है, आ रही समझ में। जैसे जैसे आप दूसरा कंपोनेंट बढ़ाओगे, दूसरा अवयव बढ़ाओगे, तो वाष्प दाब में क्या दिख रही, कमी हो रही कि बढ़ोतरी हो रही, कमी हो रही है। कमी को बोलते हैं केमिस्ट्री में अवनमन। क्या बोलते हैं, अवनमन। पढ़ा होगा आपने 10वीं क्लास में, अवनमन कोण, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर, और अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे। तो ये घट रहा है, इसलिए बोलेंगे वाष्प दाब का अवनमन। अब अपन जानेंगे कि अवनमन कितना होता है। मिश्रा जी ये केमिस्ट्री की कॉपी है अलग से, ये केमिस्ट्री की कॉपी है, इसमें केमिस्ट्री बस लिखते हो, अच्छा ठीक है। तुम भी अलग से कॉपी बनाए हो केमिस्ट्री की, ठीक है। तुम उसी में छाप रहे हो, रफ में है, तो अलग से नोट्स बना लेना, नहीं तो सब खिचड़ी हो जाएगा। शुद्ध वाष्प दाब, घटक A के शुद्ध वाष्प दाब, घटक B के शुद्ध वाष्प दाब। जब आपने कुछ मिलावट नहीं करी है, देखो ध्यान से, जिस समय x से 0 है, x से मतलब A के घटक कितने हैं, 0। A के मोल प्रभाज कितने हैं, 0। और किसी के मोल प्रभाज 0 कब होते हैं, जब उसके मोल 0 होते हैं। क्योंकि मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, x A क्या होगा, x A बराबर होगा Na अपॉन Na प्लस NB। बोलो हाँ। तो भैया इसके 0 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 0, मतलब शुद्ध विलायक। समझ में आया ना। ठीक है, लिखिए अगला, आदर्श विलयन। अगला टॉपिक लिखिए आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं, डेफिनीशन, वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विभिन्न परासों में, वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विभिन्न परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विभिन्न परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। सांद्रता व ताप की विभिन्न परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वे विलयन क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन। तो भैया आदर्श विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो कोई भी ताप हो, विभिन्न परास मतलब कैसा भी तापमान हो, ध्यान से सुनो, लिखने के लिए तो नोट्स हैं। ऐसा मतलब कोई भी तापमान हो, कोई भी सांद्रता हो, और उसमें क्या होगा, पालन होगा राउल्ट के नियम का, उसको अपन क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन। अगली हेडिंग डालिए अनादर्श विलयन, हेडिंग तो डाल लो, अनादर्श विलयन।
अगली हेडिंग डालो अनादर्स विलयन। तो सिंपल है भाई, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ये विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको अनादर्स विलयन बोलेंगे। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे उनको अनादर्स विलयन बोलेंगे। मतलब इनका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं होगा, मतलब पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये किस में होता था? राउल्ट के नियम में। पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी किस में होता था? ये राउल्ट के नियम में। तो ये आदर्श तो इसको मानेंगे मगर अनादर्श इसको नहीं मानेंगे। तो अनादर्श में क्या होगा? पी ए बराबर नहीं होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के, और पी बी बराबर नहीं होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी के। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर हो गया? तो ये कहला गया राउल्ट के नियम को ना पालन करने वाले अनादर्श विलयन। अगला टॉपिक लिखो, राउल्ट के नियम की विशेषताएं। राउल्ट के नियम की विशेषताएं, राउल्ट के नियम की विशेषताएं। तो भैया राउल्ट के नियम की कुछ विशेषताएं हैं, वो सुन लीजिए, नोट्स में दिया है, लिख लीजिएगा नोट्स से। तो पहली विशेषताएं है, यह नियम अति तनु विलयन पर ही लगाए जाते हैं। मतलब ये जो नियम है बहुत तनु, मतलब जिनकी सांद्रता कम हो, जिनकी सांद्रता क्या हो? कम हो। बहुत तनु, अति तनु विलयन पर ही लागू होते हैं, जो आदर्श विलयन की जैसे भाग कार्य करते हैं। मतलब जो बहुत तनु विलयन होते हैं वो आदर्श विलयन के जैसे कार्य करते हैं। अधिक सांद्रता के विलयन पर राउल्ट का नियम कार्य नहीं करता। ये आपको रटना है, समझ गए ना? तनु विलयन पर कार्य करता है। सेकेंड पॉइंट, वाष्प दाब मापन के समय ताप स्थिर होना चाहिए, क्योंकि ताप परिवर्तित होने पर वाष्प दाब भी परिवर्तित हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, राउल्ट के नियम में ही लिखाया, स्थिर ताप पर। क्योंकि वाष्प दाब के समय में अगर आप तापमान बदलोगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा यार, तापमान बढ़ाओगे तो जल्दी से भाप बनेगी ना। तो इसलिए आपको ये एक्सपेरिमेंट स्थिर ताप पर करना है, तापमान बदलना नहीं है। तीसरा, इसको वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि आयनन के बाद इनकी संख्या बढ़ जाती है। अगर आप वैद्युत अपघट्य प्रकार का आपने कोई विलयन लिया है, वैद्युत अपघट्य प्रकार का आपने कोई विलयन लिया है, जैसे HCl आयनित विलयन, इस टाइप में, इसमें ये लागू नहीं हो सकता है, इसमें ये लागू नहीं होगा, क्योंकि आयनन के बाद इनकी संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे आयनित होते हैं, आयन बनते हैं, तो कणों की संख्या बढ़ जाती है। समझ में आ गया? चलिए, तो इसको वैद्युत अपघट्य के विलयनों पर लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयनन के बाद इनकी संख्या बढ़ जाती है। अगला टॉपिक डालिए, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म, हाँ, जो अभी अपन ने पढ़ा वो अणुसंख्यक गुणधर्म में काम में आएगा। राउल्ट का नियम बच्चों बहुत ज़्यादा बार लिखने को आता है, शुद्ध 4 मार्क्स में राउल्ट का नियम लिखने को आया करता है। अणुसंख्यक गुणधर्म नाम ही है बेटा, अणुसंख्यक गुणधर्म। चलो एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये बताइए, जैसे शादी विवाह में जो खाना पीना बनता है ना, वो जब मिस्त्री बनाने आता है खाना पीना, तो वो क्या पूछता है? कितने लोग आएंगे? वेरी गुड बेटा, कितने लोगों का खाना बनाना है ना? कितने लोगों का खाना बनाना है, ठीक है ना? वो ये नहीं पूछता कि आपके यहाँ आने वाले जो हैं वो मोटे हैं, दुबले हैं, बच्चे टाइप के हैं या किस टाइप के हैं। समझ में आया ना? वो सीधे बोलता है कितने लोगों का खाना बनना है। मतलब आने वाले लोगों की संख्या पर डिपेंड करता है कि खाना कितना बनेगा। आने वाले लोगों के इस आकार पर, उनके प्रकार पर, उनके मोटापे दुबले पने पर डिपेंड नहीं करता है। लेडीज़ आ रही हैं, जेंट्स आ रहे हैं, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। बूढ़े जवान आ रहे हैं, कोई डिपेंड नहीं करता है। केवल ये गिनती करी जाती है कि कितने लोग आ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही विलयन के भी ऐसे गुण जो केवल उसके अंदर प्रेजेंट अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, परमाणु अणु या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको हम बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या बोलते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है ना? तो मैं परिभाषा पढ़ रहा हूं अणुसंख्यक गुणधर्म की। विलयनों के वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित, विलायक की या दिए गए विलायक में उपस्थित विलेय के कणों, विलेय के कणों। अब विलेय के कणों आयन भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु नहीं होते जनरली, है ना? क्योंकि परमाणु तत्व फॉर्म में होता है।
तो तत्व वैसे ज़्यादातर घुलनशील नहीं है। तो विलेय के अणुओं की संख्या आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ऐसे गुणधर्म को हम क्या बोलते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अणुसंख्यक गुणधर्म आयनों की या अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो आयनों की या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। जो 4 प्रकार के गुणधर्म हमको पढ़ने हैं वो मैं पहला बता देता हूँ। फर्स्ट है, तो अपन के सिलेबस में जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, कौन कौन से हैं भैया अणुसंख्यक गुणधर्म अपन को पढ़ने हैं? पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। फर्स्ट है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये भी अणुसंख्यक गुणधर्म है, मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। तो पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन मतलब कमी, अवनमन मतलब कमी, उन्नयन मतलब बढ़ोतरी। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और चौथा है परासरण दाब, परासरण दाब। ये सारे के सारे अणुसंख्यक गुणधर्म हैं। जितने ज़्यादा अणु होंगे ये चीज़ें उतनी ज़्यादा होंगी, जितने ज़्यादा होंगे ये चीज़ें उतनी ज़्यादा होंगी। समझ में आया ना? क्लियर हो गया? चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना? चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। तो अब यहाँ पर देखो भैया, ये किससे आ रहा है? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। अब आपको देख के समझ में आप पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा क्वथनांक कौन सा विलयन प्रदर्शित करेगा। तो कौन सा विलयन प्रदर्शित करेगा क्वथनांक सबसे ज़्यादा? जिसका अणुसंख्यक गुणधर्म सबसे ज़्यादा होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। पहला है 0.015 मोलर ग्लूकोज, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 0.01 मोलर KNO3। तीसरा ऑप्शन 0.015 मोलर यूरिया। और चौथा ऑप्शन 0.01 मोलर Na2SO4। ये 1 है। चलिए देखिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा क्वथनांक प्रदर्शित करेगा। तो देखिए भैया, ग्लूकोज आयनित होता ही नहीं है, ग्लूकोज आयनित होता ही नहीं है तो कण ही नहीं छोड़ेगा। यूरिया भी आयनित होता ही नहीं है, कण नहीं छोड़ेगा। अब बचा क्या? KNO3 और Na2SO4। बोलो हाँ या ना? और दोनों की सांद्रता एक ही दी गई है। अब कणों को देखो, अगर इसको आयनित करो तो क्या बनेगा? K+ और NO3। कितने आयन मिले? 2 आयन। कितने आयन मिले? इसको तोड़ दो, क्या मिल गया? 2Na+ और SO4-2। बोलो कितने आयन मिले? 3 आयन। कितने आयन? 3। 2 इसके और 1 इसका। बेटा ये तो वैलेंसी है ना, -2 को 4 मत गिनो। तो 2 आयन मिले सोडियम के, 1 आयन मिला सल्फेट का। मतलब कितने आयन? 3 आयन। तो सबसे ज़्यादा कण किसके हैं? इसके, Na2SO4 के। तो अणुसंख्यक गुणधर्म सबसे ज़्यादा यही दिखाएगा। समझ गए ना? तो चारों प्रॉपर्टी, 1 2 नहीं, चारों यही ज़्यादा दिखाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? पृष्ठ तनाव, परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन। पृष्ठ तनाव होता ही नहीं है कहीं से कहीं तक। अगला सवाल, सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक है। अब मैं आपको सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा परासरण दाब किसका होगा? सर्वाधिक परासरण दाब। परासरण दाब चौथी प्रॉपर्टी है अणुसंख्यक गुणधर्म की, है कि नहीं है? हाँ, चौथी प्रॉपर्टी है। तो सर्वाधिक परासरण दाब किसका है? ऑप्शन ए 1 मोलर NaCl। दूसरा 1 मोलर BaCl2। तीसरा 1 मोलर Na3PO4। और चौथा 1 मोलर Na2SO4। देख के बताओ सबसे ज़्यादा परासरण दाब किसका होगा? Na2।
नहीं, गलत है ना, Na2SO4 का नहीं होगा, Na3PO4 का होगा। देखो इसको आयनित करो, 2 कण आएंगे नहीं आएंगे, Na+ और Cl, इसको आयनित करो कितने कण आएंगे, 3 आएंगे। कितने आएंगे, 3। बैरियम की वैलेंसी +2 और 2 क्लोरीन के -1 लेके -2, हाँ या ना, 1 क्लोरीन की -1 तो 2 क्लोरीन की कितनी। चलो इसके कण देखो, 3 सोडियम 3 Na+ और PO4 की कितनी होती है, -3, कितनी होती है। टोटल कण कितने हो गए, 3 और 1 4 कण हुए कि नहीं हुए, कितने कण हुए, 4 कण। और इसके कण देखो भैया, 2 इसके और 1 इसका, 2 सोडियम प्लस और सल्फेट की -2, बोलो कितने कण हुए, 3। तो सबसे ज्यादा कौन है, 4 कण वाला। आ गया समझ में ना, Na3PO4 होल ट्वाइस। कोई दिक्कत, बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक है। अगला आपको देख करके बताना है कि कौन सा जलीय विलयन है जिसका क्वथनांक सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्वथनांक किसका है। आपके ऑप्शन है 1% ग्लूकोज, 1% NaCl, फर्स्ट ऑप्शन 1% ग्लूकोज, सेकेंड ऑप्शन 1% NaCl, थर्ड ऑप्शन 1% CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और फोर्थ ऑप्शन 1% सुक्रोज। देखो भैया, ग्लूकोज आयनित होता नहीं है, खेल खत्म। सुक्रोज भी आयनित होता नहीं है, ये खेल खत्म। 2 लोगों से उम्मीद है, NaCl और CaCl2। तो देखो इसमें मिलेंगे 2 आयन और इसमें मिलेंगे 3 आयन, तो ये हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1% CaCl2 का जो है सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, सुक्रोज शक्कर का एक तरीका है, शक्कर एक प्रकार की होती है ना, ग्लूकोज जैसा ही मिलता जुलता सुक्रोज। मॉलिक्यूल फार्मूला मुझे याद नहीं है, देख लीजिएगा आप। बोलो क्लियर। चलिए तो कल से पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहली प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी है, 4 दिन है ना, एक एक प्रॉपर्टी एक एक दिन में अपन खत्म करेंगे। तो कल पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो धन्यवाद।